Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Our next topic, that is endoplasmic reticulum. Endoplasmic, the word endoplasmic means endo का मतलब है अंदर, plasmic means in plasma में साइटोप्लाज्मा या फिर हमारे पास सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर ये चीज़ मौजूद है. एंड रेटिकुलम इज़ अ नेटवर्क, एक जाल, एक सुरंग जैसा सिस्टम. Structure, if we will discuss about the endoplasmic reticulum structure, it is a network of interconnected tiny tubes like structure known as cisternae. ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि ये छोटे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स जो आपस में कनेक्टेड है. बहुत सारे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो अंदर से खोखला है, अंदर से खाली है, एक चैनल की तरह इसके अंदर से चीज़ें पास हो सकती हैं. और ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं और ये पूरा एक नेटवर्क, एक जाल बना रही है, इट इज़ कॉल्ड सिस्टर्नी. ठीक है, दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड सिस्टर्नी. दे आर सिस्टर्नल स्पेसेस अमंग द सिस्टर्नी. और सिस्टर्नी के अंदर ये देखिए, अंदर ट्यूब्स के अंदर स्पेस है, खाली जगह है, एक कैविटी है. इंटरनली वो एम्प्टी है. जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं वो अंदर से खोखले हैं, खाली है, जिसके अंदर से मुख्तलिफ चीज़ें पास हो सकती हैं. देन द नेटवर्क एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम is scattered in the cytoplasm from nuclear envelope to the plasma membrane. ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये न्यूक्लियर एनवेलप से, न्यूक्लियस के कवर से, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ये नेटवर्क, ये चैनल, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स जो आपस में कनेक्टेड होकर एक जाल बना रही है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से शुरू होकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक एक्सटेंड हो रही हैं. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक ये चीज़ मौजूद है. इट इज़ कॉल्ड अ नेटवर्क ऑफ cisternae and it is called the endoplasmic reticulum. जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल के अंदर ये चीज़ मौजूद है और ये न्यूक्लियर एनवेलप से लेकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक की ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिन्हें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जा रहा है. अगर हम देखें तो ये दो तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है. वन ऑफ देम इज़ कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड द सेकेंड वन ऑफ देम इज़ कॉल्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये दो तरह के हैं, या आप बोल सकते हो कि इसका एक हिस्सा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है और इसका दूसरा हिस्सा जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है. उसकी वजह क्या है कि उसकी वजह ये है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ सरफेस पर, ये देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर इनके ऊपर बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स आपको नज़र आ रहे हैं. ये जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स हैं इनको राइबोसोम नाम दिया गया है. ये एक और सेल ऑर्गेनल है, सेल का हिस्सा है, सेल का एक पार्ट है. ये राइबोसोम्स जो है ना, अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर मौजूद हैं, अगर राइबोसोम्स मौजूद हैं तो उस पार्ट को, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के उस पार्ट को, उस हिस्से को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है. बिकॉज जब उसको अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व किया गया तो वो एक रफ सरफेस नज़र आई कि उसके ऊपर कोई चीज़ ऑल ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर मौजूद है, ग्रैन्यूल्स की तरह, छोटे छोटे दानों की तरह कोई चीज़ सरफेस पर, उसके ऊपर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की एक ख़ास पार्ट पे मौजूद थे. तो वो छोटे छोटे जो दाने हैं, जो ग्रैन्यूल्स हैं, दे आर बेसिकली राइबोसोम्स. ये भी सेल का हिस्सा है और सेल के लिए सेल ऑर्गेनल है जो सेल के लिए एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है. लेकिन अगर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच्ड हो, उसके साथ उसके ऊपर मौजूद हो, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के उस हिस्से को, उस पार्ट को हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे. और अगर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर ये राइबोसोम्स मौजूद ना हो तो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो वाला हिस्सा, वो वाला पार्ट स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाएगा कि उसकी सरफेस बिल्कुल साफ़ है, उसका ऊपर वाला हिस्सा बिल्कुल साफ़ है, उसके ऊपर कोई भी चीज़ मौजूद नहीं है, इसीलिए उसे स्मूथ का नाम दिया गया. ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, ये दिखने में मुख्तलिफ नहीं है, सिर्फ राइबोसोम्स के प्रेजेंस की वजह से रफ़ वाला पार्ट थोड़ा रफ़ लिखता है कि उसके ऊपर कोई और चीज़, एक्स्ट्रा चीज़ मौजूद है,
और जो स्मूथ वाला पार्ट है उसके ऊपर राइबोसोम्स मौजूद नहीं होते, लेकिन दोनों अलग अलग फंक्शन ज़रूर परफॉर्म करते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन अलग है, काम अलग है, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो वो हिस्सा जहाँ पे राइबोसोम्स उनके सरफेस पे मौजूद नहीं है, उनका फंक्शन, उनका काम बिल्कुल अलग है। ये हम फंक्शंस को डिस्कस करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक नेटवर्क एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक साइटोप्लाज्म के अंदर, सेल के अंदर एक नेटवर्क, एक ऐसा जाल जो कि ट्यूब लाइक है, और ये ट्यूब्स आपस में कनेक्टेड है, और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंदर से जो चैनल है, जो ट्यूब है, वो अंदर से बिल्कुल खाली है, खोखले हैं, जिसके अंदर से मुख्तलिफ़ चीज़ें जैसे सुरंग के अंदर से पास होती हैं, जैसे जो पाइपलाइन का स्ट्रक्चर है उसके अंदर से पास होती है। जैसे आप देखें कि ट्यूबवेल से लेकर घरों तक अंदर जो है पूरी नीचे जो है ना पाइप बिछाए जाते हैं ताकि वहाँ से ट्यूबवेल से घरों तक पानी सप्लाई किया जा सके। इसी तरह सेल के अंदर भी ये आप बोल सकते हैं कि ये पाइपों का एक पूरा एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम है, जिसमें मुख्तलिफ़ पाइप एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है और एक ऐसा नेटवर्क बना रहे हैं, एक ऐसा चैनल बना रहे हैं, ऐसे सुरंग बना रहे हैं, ऐसे जो कि चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पास भी करते हैं और मुख्तलिफ़ काम करते हैं। इनमें जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जिनके ऊपर राइबोसोम्स मौजूद है, राइबोसोम्स बेसिकली सेल का वो वाला पार्ट है, सेल का वो वाला हिस्सा है जो कि प्रोटीन बनाने के लिए, सेल के लिए प्रोटीन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो सेल के लिए प्रोटीन्स बनाते हैं एंड सिक्रीशन, और फिर वो मुख्तलिफ़ किस्म की सिक्रीशंस करता है। वो सेल जो मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों को सिक्रीट आउट करता है, बाहर निकालता है, सेल से मुख्तलिफ़ चीज़ें बाहर निकाल प्रोटीन्स बनाकर फिर उन्हें सेल से बाहर ट्रांसपोर्ट करता है। उन सेल्स में ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और ज़्यादा मॉडिफाइड और ज़्यादा अच्छे तरीके से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में मौजूद होता है। जैसे कि हमारा जो लिवर है वहाँ पे इंसुलिन की फॉर्मेशन होती है। इंसुलिन इज़ बेसिकली प्रोटीन इन नेचर, और फिर वो उस इंसुलिन को बाहर ब्लड में रिलीज़ किया जाता है, सेल से निकाल कर ब्लड में सिक्रीट आउट किया जाता है, निकाला जाता है। तो ये जो है ना लिवर के सेल्स में ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत अच्छे से बना हुआ है, बहुत ही ज़्यादा उसका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे इनका काम ज़्यादा है। जो सेल के जितने भी ऑर्गेनल्स हैं, सेल के जितने भी हिस्से हैं, उनकी तादाद, उनकी कॉम्प्लेक्सिटी, उनका स्ट्रक्चर कितना ज़्यादा मॉडिफाइड है, कितना अच्छे से बना हुआ है, कितना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा सेल में फैला हुआ है, वो डिपेंड करता है कि वो वाले सेल्स, वो वाले टिश्यूज़, वो वाला ऑर्गन किस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब लिवर है, वो लिवर में इंसुलिन की ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, दे आर बेसिकली इन्वॉल्व्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रीशंस, ठीक है। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल डिस्कस करें कि हमारी बॉडी में जो ग्लैंड है पेनक्रियास, वहाँ पर इंसुलिन फॉर्मेशन होती है और फिर उस इंसुलिन को सेल से बाहर निकाला जाता है, ठीक है। तो उनमें ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, पेनक्रियास्टिक सेल्स के जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ज़्यादा अच्छे से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में बने हुए हैं, ज़्यादा फैले हुए हैं सेल में। ये जो नेटवर्क है ट्यूब्स का, ये ज़्यादा अच्छे से फैला हुआ है सेल में, बिकॉज़ वहाँ पे इनका फंक्शन बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे ये बेसिकली सेल इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि वो प्रोटीन बनाएं और उसे बाहर निकालें। तो इन जैसे सेल्स में जहाँ प्रोटीन बनता है और उस प्रोटीन को सेल से बाहर निकाला जाता है, बिकॉज़ उनका सेल से बाहर फंक्शन होता है, उन सेल्स में ये ज़्यादा अच्छे से मॉडिफाइड होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स। और ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो वाला पार्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो हिस्सा जो कि जिनके सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स नहीं मौजूद, जिनके सरफेस पे राइबोसोम्स मौजूद नहीं होते, वो मुख्तलिफ़ कामों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि सिंथेसिस
सिंथेसाइज द फॉस्फोलिपिड दैट अकर्स इन द मेम्ब्रेन। जो लिपिड है, लिपिड बाइलेयर है, हमारे सारे जो मेम्ब्रेन्स हैं वो 2 लेयर्स, लिपिड लेयर्स से मिलके बने हुए हैं। तो सेल के लिए वो लिपिड फॉर्मेशन कौन करता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके अलावा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिटॉक्सिफाइड ड्रग्स, जो मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स हैं हमारी बॉडी में जो बॉडी के लिए नुकसानदेह है, उनको डिटॉक्सिफाई करता है, मतलब उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करता है, जिससे बॉडी अपने बाहर निकाल सकती है, एक्सक्रीट आउट कर सकती है इन यूरिन। ठीक है, तो लिवर में, हमारे जो लिवर है वो डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। वो जो है हार्मफुल केमिकल्स को, नुकसानदेह केमिकल्स को सिंपल फॉर्म में, ऐसे फॉर्म में चेंज कर देता है जो कि बॉडी जिसे आराम से निकाल सके, अपने बॉडी एक्सक्रीट आउट कर सके इन यूरिन। ठीक है, तो इस तरह की डिटॉक्सिफिकेशन अगर लिवर में होती है तो लिवर के सेल्स में ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा अच्छे तरीके से बने हुए हैं और ज़्यादा मॉडिफाइड हैं, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, पूरे सेल में पहले हुए हैं, क्योंकि उनका मेन फंक्शन ही यही है। देन ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स। उसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन काम ये है कि वो चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करता है। मटेरियल जो जितना भी है सेल के अंदर, वो एक जगह से दूसरी जगह इन चैनल्स के थ्रू, इन सुरंग के थ्रू, ये पाइप लाइक जो स्ट्रक्चर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, इनके थ्रू एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट भी होता है। Then comes Golgi apparatus. Golgi apparatus is one also known as Golgi bodies. ठीक है, एंड गोल्जी बॉडीज़, गोल्जी अपरेटस इज़ वन ऑफ द सेल ऑर्गेनल। ये सेल का एक पार्ट है, सेल का एक हिस्सा है जो कि एक स्पेसिफिक, जिसकी एक शेप है, और ये सेल के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम करता है, जिसके बगैर एक यूकैरियोटिक सेल सर्वाइव नहीं कर सकता। ये सारे डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स हैं। ये जो पीछे हमने डिस्कस किया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट इज़ ऑल्सो मेम्ब्रेन बाउंडेड, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड। ये भी प्रोकैरियोटिक सेल्स में मौजूद नहीं होते। इसी तरह गोल्जी अपरेटस इज अ मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल। कमीलो गोल्जी जो है एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने गोल्जी अपरेटस को अंडर सेल डिस्कवर किया। फर्स्ट टाइम ही डिस्कवर्ड गोल्जी अपरेटस या गोल्जी बॉडी इन 1898 में सेल के अंदर मीलो गोल्जी ने ये देखा। इसी बेसिस पर इस सेल के इस हिस्से को, इस पार्ट को नाम दिया गया गोल्जी अपरेटस या फिर गोल्जी बॉडीज़। ऐसे बॉडीज़, ऐसे सेल के ऐसे बॉडीज़ गोल्जी अपरेटस सेल के ऐसे बॉडीज़, सेल के अंदर मौजूद ऐसे हिस्से, ऐसे पार्ट्स जो कि फ़र्स्ट टाइम डिस्कवर किए गए थे कमीलो गोल्जी ने इन 1898। इसीलिए साइंटिस्ट ने जिन्होंने ये चीज़ डिस्कवर की थी, उन्हीं के नाम पर गोल्जी अपरेटस इसका नाम रखा गया, गोल्जी बॉडीज़ इसका नाम रखा गया। ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों सेल्स में पाए जाते हैं। ये प्लांट सेल्स में दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन एनिमल सेल एज वेल एज इन प्लांट सेल्स। अरेंज नियर द न्यूक्लियस। ये अक्सर न्यूक्लियस जो एक सेल ऑर्गेनल है, न्यूक्लियस, ये सेल के न्यूक्लियस के करीब प्रेजेंट है। स्ट्रक्चर इनका कैसा है, इन्हें एक दफ़ा देख लेते हैं। दे आर द गोल्जी बॉडीज़। ठीक है, ये गोल्जी बॉडीज़ हैं और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये गोल्जी बॉडीज़ बिल्कुल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियस के करीब मौजूद है। बिकॉज जो चीज़ें, जो राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो राइबोसोम्स मौजूद है, जो प्रोटीन बनाने में इन्वॉल्व है, वो प्रोटीन बनाती है। फिर वो चैनल से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के वो चैनल से गुजर कर गोल्जी अपरेटस, गोल्जी बॉडीज़ तक पहुंचते हैं, और फिर वो प्रोटीन जो बनाई गई है वहाँ पे वो गोल्जी बॉडीज़ में एंटर होते हैं। गोल्जी बॉडी उस प्रोटीन को मज़ीद उसमें तब्दीलियाँ करता है, जो भी चेंजेस रिक्वायर्ड है, जो भी तब्दीलियों की ज़रूरत है वो करता है, और उसके बाद उसको पैक कर देता है एक बॉक्स में, जिस बॉक्स को नाम दिया जाता है गोल्जी वेसिकल। ठीक है, जिस बॉक्स, एक उसके इर्द गिर्द एक कवर, एक एनवेलप, एक मेम्ब्रेन बना देता है गोल्जी अपरेटस, प्रोटीन को पैक कर देता है, और उस पैक्ड प्रोटीन को गोल्जी वेसिकल कहा जाता है। ये गोल्जी वेसिकल जब गोल्जी बॉडीज़ से बाहर आते हैं, ये देखिए यहाँ से प्रोटीन जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनी है वो सिस फेज से एंटर होती है और ट्रांस फेज से वापस वो पैक्ड
ओके वेसिकल के फॉर्म्स में ये जो राउंड शेप्ड में गोल शेप्ड में ये जो हमें नज़र आ रही है, इसके अंदर प्रोटीन मौजूद है। ये प्रोटीन पैक हो चुका है एक मेम्ब्रेन में, और प्रोटीन और उसके इर्द गिर्द जो मेम्ब्रेन है, कवर है, उसे गोल्जी वेसिकल कहा जाता है। अब ये जो बॉल के फॉर्म में, कंटेनर के फॉर्म में, एक पैक्ड बॉक्स के फॉर्म में ये जो प्रोटीन है, ये सेल के उस पार्ट तक जाएगी जहाँ उस प्रोटीन की ज़रूरत है, या फिर ये सेल अगर ये प्रोटीन सेल से बाहर चाहिए तो ये गोल्जी वेसिकल्स, यहाँ पे इस डायग्राम के में आपको नज़र आ रहा होगा कि ये देखिए यहाँ पे ये जो है वेसिकल्स जो है अभी बाहर ज़रूरत है, तो ये जाके मेम्ब्रेन के पास, मेम्ब्रेन के करीब जाएंगे और ये सेल से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, ये इनका स्ट्रक्चर कैसे है? सेट ऑफ फ्लैट एंड डिस्क शेप्ड सैक्स। ये क्या है? फ्लैट और डिस्क शेप्ड के सैक्स हैं। सैक इन इंग्लिश द वर्ड सैक मीन्स तहली, गूनी, एक पाउच, एक तैला जिसके अंदर खाली जगह है, एक स्पेस है। छोटे छोटे पाउचेस, छोटे छोटे तैले जैसे स्ट्रक्चर्स एक दूसरे के ऊपर मौजूद हैं, और ये जो छोटे छोटे तैले हैं जो अंदर से खाली हैं, जिनके अंदर स्पेस है, इनको सिस्टर्नी कहा जाता है। और ये जो सिस्टर्नी है आर प्रेजेंट अबव ईच अदर इन अ मैनर। एक ये जो छोटे छोटे तैले हैं एक दूसरे के ऊपर मौजूद हैं, और एक स्पेसिफिक ऑर्डर में, एक स्पेसिफिक मैनर में, और ये कंप्लीट सेट इज़ कॉल्ड गोल्जी अपरेटस। यहाँ पे डायग्राम में आप देखें, ये छोटे छोटे डिस्क शेप में सीधे फ्लैट तैले हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो एक दूसरे के ऊपर इस तरह मौजूद हैं, और एक कंप्लीट जो स्ट्रक्चर है जो जिसमें मुख्तलिफ सैक्स, मुख्तलिफ पाउचेस एक दूसरे के ऊपर इस तरह मौजूद हैं, इन्हें गोल्जी अपरेटस कहा जाता है। इन गोल्जी अपरेटस का काम ये है कि ये प्रोटीन जो कि बनती है उस प्रोटीन को या फिर लिपिड को मॉडिफाई करे, उनमें कुछ चेंजेस करे, जो भी चेंजेस की ज़रूरत है, और उसके बाद उसको एक मेम्ब्रेन में कवर कर दे, पैक कर दे, जो गोल्जी अपरेटस वेसिकल कहा जाता है। वो वाले कंटेनर्स, वो वाले बॉक्सेस जो कि एक मेम्ब्रेन है, जिस प्रोटीन के इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन, एक कवर बनाई जाती है, और उन बॉक्सेस को गोल्जी वेसिकल कहा जाता है। अब ये वेसिकल्स जो कि बेसिकली क्या है, एक मेम्ब्रेन है जिसके अंदर प्रोटीन मौजूद है या लिपिड मौजूद है, वो सेल के अंदर जहाँ भी ज़रूरत है ये वेसिकल वहाँ मूव करेगा। अगर ये जो है ना प्रोटीन या लिपिड सेल से बाहर इसकी ज़रूरत है, तो ये जो गोल्जी वेसिकल्स हैं ये जाके सेल मेम्ब्रेन के करीब जाएंगे, और फिर जो भी इनके अंदर प्रोटीन या लिपिड है उसे सेल से बाहर खाली कर देंगे। ठीक है, इसको अपने जो इंटरनल जो मटेरियल है वो सेल से बाहर चला जाएगा। Some discharge their content outside the cell. Vesicle move to the other parts of the cell. सेल के अंदर या वेसिकल्स की मूवमेंट होगी, या फिर जो भी चीज़ है वो सेल से बाहर चली जाएगी। वो जितना भी उनके अंदर का मटेरियल है, जितना भी कंटेंट है, वो सेल मेम्ब्रेन के पास जाकर अपने इंटरनल प्रोटीन को और वेसिकल के अंदर जो लिपिड है या प्रोटीन है वो सेल से बाहर निकाल देगा। जी, जो नेक्स्ट हमारे पास सेल ऑर्गेनल है दैट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया। इट इज़ सिंगुलरली कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रियन। ठीक है, ये भी एक सेल का हिस्सा है, सेल का पार्ट है, नोन एज माइटोकॉन्ड्रिया। और अगर सिंगुलर एक माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत सारे जो सेल में अगर माइटोकॉन्ड्रिया, सो इट विल बी कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया, लेकिन इंडिविजुअली एक माइटोकॉन्ड्रिया को हम माइटोकॉन्ड्रियन कहेंगे। इसका जो सिंगुलर नेम, एक सिंगुलरली अगर हम एक माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, तो अगर हम एक माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें सो इट इज़ माइटोकॉन्ड्रियन। माइटोकॉन्ड्रिया को एल्थमन ने डिस्कवर किया, फर्स्ट टाइम सेल में ऑब्ज़र्व किया इन 1894। इन्होंने फर्स्ट टाइम सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया को देखा। And if we discuss the structure of the mitochondria, this is mitochondria। ठीक है, अगर हम इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करें, माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल है।
माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा सेल का स्ट्रक्चर है, सेल के का पार्ट है, सेल का हिस्सा है जो कि जिसके इर्द गिर्द दो मेम्ब्रेन्स हैं। एक बाहर का वाला मेम्ब्रेन दैट इज़ कॉल्ड आउटर मेम्ब्रेन एंड द इनर मेम्ब्रेन इज़ फोल्डेड। ये देखिए इनर मेम्ब्रेन में फोल्ड्स हैं, वो फोल्ड हुआ है, वो मुड़ा हुआ है, वो सीधा सीधा मौजूद नहीं है। इसीलिए जो आउटर मेम्ब्रेन है वो बिल्कुल स्ट्रेट है। ये बीन शेप में होते हैं माइटोकॉन्ड्रियास, लोबिया की तरह, ठीक है। और ये जो आउटर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की वो बिल्कुल स्ट्रेट है, सीधी है, जबकि इनर मेम्ब्रेन जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है वो ऐसे फोल्ड हो चुकी है, ठीक है, मुड़ी हुई है, ताकि इंटरनल जो स्पेस है वो ज़्यादा हो सके, इंटरनली जो स्पेस है उसको बढ़ाया जा सके। इन फोल्ड्स की वजह से यहाँ पे जो है स्पेस जो है जगह ज़्यादा हो रही है। और ये जो इंटरनल फोल्ड्स हैं, ये जो इनर मेम्ब्रेन के फोल्ड्स हैं, इन फोल्ड्स को कहा जाता है क्रिस्टी। द वर्ड क्रिस्टी और क्रिस्टाई इज़ यूज फॉर द फोल्ड्स ऑफ द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो दो मेम्ब्रेन से मिलकर बनी हुई है, जिसके इर्द गिर्द दो मेम्ब्रेन्स हैं, दो कवर्स हैं, दो वॉल्स हैं। एक आउटर मेम्ब्रेन है, एक बाहर वाली मेम्ब्रेन है जो बिल्कुल स्ट्रेट है, सीधी है, जिसमें फोल्ड्स मौजूद नहीं हैं, जो नहीं मुड़ी हुई, उसे स्मूथ आउटर मेम्ब्रेन कहा जाता है। जबकि जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस भी है, ठीक है। और इसको कहा जाता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। जो मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है दैट इज़ कॉल्ड इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। और जो इनर वाली मेम्ब्रेन है वो मुड़ी हुई है, फोल्डेड है, फोल्ड्स हैं जिसमें, और इनके फोल्ड्स को कहा जाता है क्रिस्टाई और क्रिस्टी। ये फोल्ड्स इसलिए हैं ताकि इनर मेम्ब्रेन स्पेस को ज़्यादा स्पेस हो, जो अंदर मेम्ब्रेन्स के बीच में जो गैप है वो ज़्यादा हो सके मुख्तलिफ़ फंक्शंस के लिए। अच्छा, उसके अलावा देखिए इस माइटोकॉन्ड्रिया में आपको नज़र आ रहा होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सर्कुलर डीएनए मौजूद है, ठीक है, इनका अपना एक डीएनए है। और दे ऑल्सो हैव राइबोसोम्स। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जिसका अपना डीएनए भी है, अपना जेनेटिक मटेरियल भी है, और इनके अंदर राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं, इनके अंदर राइबोसोम्स भी मौजूद है। सो इसीलिए कहा जाता है कि ये माइटोकॉन्ड्रियाज वर बेसिकली द बैक्टीरियाज, द प्रोकैरियोट्स दैट स्टिल एग्जिस्ट। ये माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरियाज जो हैं मॉडिफाई होकर, प्रोकैरियोटिक सेल्स जो हैं वो मॉडिफाई होकर उनमें चेंजेस आई और उनमें तब्दीलियाँ आई और एक यूकैरियोटिक सेल बना। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया बिल्कुल बैक्टीरिया जैसा है, बैक्टीरिया की तरह दिखता है, बैक्टीरिया की तरह उनके पास भी सर्कुलर डीएनए है, बैक्टीरिया की तरह उनके पास भी अपने राइबोसोम्स हैं। और जिस तरह एक बैक्टीरियल सेल जो है अपने अंदर ग्लूकोज की ब्रेक डाउन करके एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है, यही फंक्शन माइटोकॉन्ड्रिया का है। माइटोकॉन्ड्रिया सेल के लिए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फर्दर ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है, ग्लूकोज को तोड़ा जाता है और उस ग्लूकोज से एनर्जी बनाई जाती है, एनर्जी हासिल की जाती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में ग्लूकोज एनर्जी को स्टोर किया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया इज़ बेसिकली नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है बिकॉज दिस माइटोकॉन्ड्रिया इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। सेल के लिए एनर्जी जो है, सेल को एनर्जी ये माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करता है। माइटोकॉन्ड्रिया सेल को एनर्जी देता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल की ब्रेक डाउन करके। यहाँ पे ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है, ग्लूकोज को तोड़ा जाता है। जब भी कोई बॉन्ड्स टूटते हैं, बॉन्ड्स के टूटने की वजह से एनर्जी रिलीज़ होती है और उस एनर्जी को फिर एटीपी के फॉर्म में स्टोर किया जाता है और सेल उस एनर्जी को मुख्तलिफ़ कामों के लिए इस्तेमाल करता है। और जैसे कि मसल्स, हमारे जो मसल सेल्स हैं जो हमारे कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हम अपनी हाथों की, पैरों की और मुख्तलिफ़ पार्ट्स की मूवमेंट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इन द मसल्स, ठीक है। मसल्स, हम जब भी कोई भी फ़िज़िकल एक्टिविटी करते हैं, व्हेन वी रन, व्हेन वी ठीक है, व्हेन वी गो फॉर एनी फिज़िकल एक्टिविटी जिसमें हम भागते हैं,
कोई काम करते हैं, सफाइयाँ करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं या रनिंग करते हैं, इस जैसे फ़िज़िकल एक्टिविटीज़, इन जैसे फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में हमारे हाथों और पैरों का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ज़्यादा मसल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं। उन सेल्स को ज़्यादा एनर्जी चाहिए। जब भी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं, मसल्स की मूवमेंट होती है, तो मसल्स को एनर्जी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी चाहिए ताकि वो फ़िज़िकल एक्टिविटी कैरी ऑन हो सके, ठीक है। तो मसल सेल्स में ये माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं, ज़्यादा नंबर में मौजूद हैं, क्योंकि इनका काम ही एनर्जी फॉर्मेशन है और मसल्स की को फंक्शनल होने के लिए हमारे जो मसल्स टिश्यूज़ हैं उनको काम करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है, उनको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। इसीलिए ये माइटोकॉन्ड्रिया उन सेल्स में ज़्यादा तादाद में मौजूद है जिनको ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, जिनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए किसी भी काम करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल इन आवर मसल सेल्स जिनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, इसीलिए वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद ज़्यादा है। यहाँ पे आप देखें सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रियाज़ मौजूद हैं और अगर अलग से देखें तो ये एक माइटोकॉन्ड्रिया है जिसका एक आउटर मेम्ब्रेन है और एक इनर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन के फोल्ड्स को क्रिस्टाई या क्रिस्टी कहा जाता है। एंड डिफरेंट mitochondria are present in different numbers in different cells. It depends on the function of the cell or it depends on the function of the tissues and organ. अगर किसी organ और किसी टिश्यूज़ का ऐसा काम है जहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, जहाँ की एनर्जी की ज़रूरत ज़्यादा है, वहाँ पे ये माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा नंबर्स में पाए जाते हैं, मौजूद हैं।